जी, तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी कर लिया होगा अपने पास। ये था कंप्लीट पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न के हिसाब से हमें किस तरह से अपने मैथ्स के सिलेबस को लेकर चलना है, ये मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। अगला काम हमारा यही है कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से चैप्टर को लेकर स्टार्ट करना है और फिर हम एंडिंग पे जाएंगे। तो मैं आपको सीक्वेंस बता दूं, जिस सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, वो कॉलेज वाले आपको जैसे पढ़ा रहे हैं वे होंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे अलग पैटर्न से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे अलग सीक्वेंस से पढ़ रहे हो, सॉरी, ठीक है। लेकिन मैं जिस सीक्वेंस से आपको लेके चलूंगा, मैं वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम पहले क्या करेंगे, उसके बाद हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लें अपने पास कि हम किस सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं करवाता हूँ, हमेशा हर साल कितने साल जब से पढ़ा रहे हैं हम, सबसे पहले हम करवाएंगे आपको, मैं चैप्टर की सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि 4 वो चैप्टर है जो कि बेसिक्स है कैलकुलस की, ठीक है। अक्सर बच्चे कहेंगे सर 1 से क्यों स्टार्ट करें, 1 भी तो कैलकुलस का पार्ट है। देखिए 1 इज नॉट अ बेसिक, बेसिक इज चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंस में जाएंगे। 4 के बाद मैं आपको 5 करवाऊंगा, 5 के बाद मैं आपको 6 करवाऊंगा। 4 5 6 करने के बाद तो आप कहेंगे सर इसका मतलब आप पूरा पहले कैलकुलस करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपको कैलकुलस करवाऊंगा, क्योंकि इस वक्त बच्चा थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है बच्चे का। जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 से 5 महीने लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। आप देखें उसकी 11 एक्सरसाइजेज है और पूरा चैप्टर करना है। 6 चैप्टर पूरा करना है। उसकी वजह आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, क्योंकि 6 चैप्टर होता है कंपलसरी। या कंपलसरी क्वेश्चन लिखा था मैंने, 6 चैप्टर कंपलसरी है। और कंपलसरी के पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट पार्ट करवा दूंगा, उससे नुकसान ये होगा आपका कि चैप्टर 6 आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो अगर मैं इसको बढ़ा के जल्दी करवा दूंगा या इसको मैं मार्च के लिए रखूँ, अभी मैं इसको फरवरी मार्च में करवाऊंगा, तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो इसे मार्च में करवाते हैं या फरवरी में करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि फरवरी में बच्चा खुद जल्दबाजी में होता है, बच्चा कहता है मैं जल्दी खत्म करूँ कोर्स और भागू, वो ठहरता नहीं है बच्चा मार्च फरवरी मार्च तक। तो टीचर कहता है कि मुश्किल चैप्टर है, मैं इसको एंड में करवाऊंगा ताकि बच्चा भाग जाए और उसको करे ना पूरा, या उसको कम करवाना पड़े। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान है और बच्चे के साथ जुल्म वगैरह वाली बात करना कि भाई 6 चैप्टर एंड में लेके जाए करवाऊं, ताकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में, चूंकि आपने इसके बाद डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी में जाना, यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने अगर सेकेंड ईयर में मैं रेड ब्लॉक में डाल रहा हूँ, अगर आपने ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए होंगे तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाकर आप अपने सेकेंड ईयर को बड़ी जो है वो याद करेंगे, सेकेंड ईयर की स्टडीज को, और कहेंगे कि भाई ये जो हमने वक्त था वो अच्छे से यूटिलाइज किया। और जो बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में अभी जो बच्चे खेल कूद में लगे हैं, उन्हें फिक्र नहीं कि सेकेंड ईयर की स्टडी स्टार्ट हो गई है, तमाम इंस्टीट्यूट्स में, तमाम प्राइवेट कॉलेज में स्टार्ट हो गई है, उनको ये नहीं खबर है कि भाई सेकेंड ईयर का कितना मुश्किल है मैथमेटिक्स और कितनी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आगे हमारी लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में हमें बहुत काम आने वाली है। तो बच्चों को एट दी एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के सामना होगा, लेकिन आप जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनकी डिसीजन हो चुकी है, तो वो नसीब है कि उनको एक एक चीज डिटेल में और बहुत स्लो बेस पे पढ़ाई जाएगी लेकिन उनको समझ में आ सके, ठीक है। तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा, मेरा सीक्वेंस है 4 5 एंड 6, देन नंबर 2 3, नंबर 2 एंड 3 के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्ट 7 और 8 पर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप अगर इस सीक्वेंस में चल रहे हैं और इस सीक्वेंस में चलते हुए आपने चैप्टर 1 नहीं लिखा अभी तक और चैप्टर 9 नहीं लिखा अभी तक, क्यों मैं इस सीक्वेंस में चलता हूं? बच्चे ने सवाल नहीं किया कि सर आप क्यों ऐसे चल रहे हैं, क्या परेशानी है। इसका मैंने रीजन बता दिया आपको कि चैप्टर 4 से 6 तक मैं सबसे पहले इसलिए पढ़ाता हूं तो सबसे नई चीज आपके लिए समझने के लिए, और ये कैलकुलस का पार्ट है। और कैलकुलस चूंकि बेहद इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट चीज भी आप लोगों के लिए नई चीज है, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, नई चीज एकदम आपके लिए सीखने के लिए, इसीलिए मैं इसको पहले तरजीह देता हूँ, ठीक है। तो 4 5 6 पार्ट निकलने के बाद आप याद रखें कि आपका जो B2 था, सेक्शन बी का पार्ट 2, वो कंप्लीटली निकल चुका होगा। जब आप 3 सवाल कर चुके होंगे तो आप देखेंगे उसमें से आपके 3 सवाल निकल रहे होंगे। तो इनफैक्ट ये सवाल करने के बाद आपका लॉन्ग का पार्ट भी निकल जाएगा और आपका जो है नीचे पार्ट होता है वो भी निकल जाएगा। तो अगर मैं मार्क्स की कैलकुलेशन करूं कि बेटा अगर मैं आपको ये 3 चैप्टर खत्म करवा दूंगा तो आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो ये देखिए 15 मार्क्स शॉर्ट के, जो 3 सवाल आते हैं 4 5 और 6 में से एक एक सवाल आता है, ठीक है। 1 में से शायद 2 सवाल है, यहाँ मैंने कहा मैं कम से कम लगा रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग में 15 सवाल, 15 मार्क्स आते हैं इसमें से, ठीक है। 15 मार्क्स उसके चैप्टर 6 के और 7.5 मार्क्स आपके दूसरे राउंड में, ठीक है। तो ये मैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको कि
अगर मैं आपको पहले 4, 5, 6 करवा रहा हूं तो 4, 5, 6 करवाने का बहुत बड़ा रीजन क्या है? वो ये रीजन है कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से बी सेक्शन के 15 मार्क्स निकल जाएंगे, सी सेक्शन के 15 प्लस 7.5 विच इज 22.5 मार्क्स निकल जाएंगे आपके, ठीक है। और एमसीक्यूज की अगर आप बात करें तो 20 एमसीक्यूज में से एटलीस्ट आपके 5 एमसीक्यूज इन 3 चैप्टर में से लिए जाएंगे, ठीक है। 4 to 5 मैं 4 डाल लेता हूं, चले। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो ये देखेंगे आप कि 30 मार्क्स, ठीक है, 37 मार्क्स, 38, 39, 40, 41, 41.5 मार्क्स। गौर से देखिएगा, 41.5 मार्क्स। आप समझ रहे मेरी बात को? जिस बच्चे के मैथ्स में 100 में से 41 मार्क्स आ गए, इसका मतलब है वो पास हो गया। 37 वाला पास है, आई थिंक 33 वाला पास है, ठीक है। 40 मार्क्स आ गए बच्चे के, इसका मतलब है सिर्फ 3 चैप्टर्स करने के बाद 41 पे आप पहुंच गए हो। तो आपने अहमियत का अंदाजा समझा। मैं ये क्यों बता रहा हूं बेटा, मैं इस पर अपना फर्स्ट लेक्चर क्यों वेस्ट कर रहा हूं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जब सर चैप्टर 4, 5, 6 करवाएंगे तो उनकी क्लासेस से गैर हाजिर नहीं होना, उसको थोड़ा सा लाइट नहीं लेना आपने। भले ऑनलाइन क्लासेस हो रही हो, आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर में क्लास नहीं ले रहे, ऑनलाइन क्लास हो रही है, भले किसी घर पे नेट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर ले मुझसे। लेकिन जैसे अभी देखिए, अभी भी काफी बच्चे जो हमारे लेक्चर में नहीं आ सके, क्योंकि शायद बारिश की वजह से काफी लोगों का लाइट का भी इशू चल रहा है और कुछ जगहों में नेट का इशू चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो बच्चे कोशिश करें कि उन तक लेक्चर पहुंच जाए, वो लेक्चर्स को रिव्यू करें, कोई मसला है तो हमसे पूछें व्हाट्सएप के थ्रू या नेक्स्ट क्लास से पूछें, अपनी मीटिंग में पूछें हमसे, लेकिन इसको पूछना पड़ेगा आपको। इसीलिए देखिए मेरा टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल 4, 5, 6 है, क्योंकि 4, 5, 6 करवाने के बाद बच्चा 100 आउट ऑफ 41.5 लेने का अहल हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद मैं आता हूं कैलकुलस खत्म करवाने के बाद मैं आता हूं चैप्टर नंबर 2 पे, फिर चैप्टर नंबर 3 करवाता हूं। ये 2 चैप्टर करवाने के बाद तसल्ली हो जाती है हमें कि बच्चे के कितने मार्क्स और निकल जाएंगे। 15 मार्क्स शॉर्ट के, समझना है, क्योंकि उस वाले पार्ट में B1 के पार्ट में आप देखें 2 सवाल आते हैं, 3 का और 1 सवाल आता है 2 का, 3 सवाल निकल गए आपके बी पार्ट के। और लॉन्ग में अगर आप देखें तो लॉन्ग में 2 पार्ट थे, एक सवाल 2 का ऊपर था और एक सवाल 3 का नीचे था। उनमें से आपको ये करेंगे तो मैं कहता हूं इसमें से आपके 5 सवाल 5 मार्क्स निकल गए। मैं नहीं कहता कि दोनों, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ 7.5 ले चुका हूं, तो मैंने यहाँ सिर्फ एक पार्ट लिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपके 20 मार्क्स नहीं, सॉरी 20 मार्क्स नहीं निकलेंगे आपके, फिर यहाँ से कुछ एमसीक्यूज निकलेंगे। अगर 4 एमसीक्यूज यहाँ पे तो 4 एमसीक्यूज यहाँ से निकल जाएंगे, तो इनफैक्ट आपके 24 मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखिए 44 में आ रहा, 20, 41 में आ रहा, 24 ऐड करें तो इट इज 65 मार्क्स। 65 मार्क्स यानी आप तकरीबन ए ग्रेड के करीब आ रहे हैं, 70 पे ग्रेड बन जाता है बच्चे का, और 65 मार्क्स यहाँ तक हमारे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। 7 में से आपको 2 सवाल आते हैं शॉर्ट में, इसमें से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। अगर 7 और 8 कर लिया आपने तो आपके पूरे शॉर्ट में, मैं चाह रहा हूं इसमें आप 4 सवाल कर लें, 20 मार्क्स निकलेंगे आपके शॉर्ट से। और लॉन्ग में से आप चाहें तो कोई सवाल अटेम्प्ट करें, चाहें तो ना करें, चूंकि आपके ऑलरेडी मार्क्स ऊपर से पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि 20 मार्क्स और करें तो आप 85 पे पहुंच चुके हैं, और 85 का मतलब है कि आप A1 ग्रेड हासिल कर चुके हैं, बल्कि इसके एमसीक्यूज भी मिला लें आप तो आप 90 के क्रॉस पहुंच जाएंगे। तो बेटा मेरी सीक्वेंस ये होगी, और फिर सबसे आखिर में मैं जाऊंगा चैप्टर नंबर 9 पे, और सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 1 होगा। यानी चैप्टर नंबर 9 और 1 को मैंने रेड मार्क में इसलिए लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 9 और 1 करवाते हुए हमें तकरीबन फरवरी और मार्च आ जाएगा, यानी फरवरी और मार्च में इंशाल्लाह हम ये 2 चैप्टर खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। या मार्च, अगर पेपर आपके मई में होते तो मार्च और अप्रैल में हो रहे होंगे, और अगर पेपर आपके अप्रैल में होंगे तो ये फरवरी या मार्च, बल्कि फरवरी क्यों लिख रहा हूं, एक ही मंथ के टॉपिक है, दोनों के दोनों चैप्टर्स आपके ये मार्च में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये मेरी ब्रेकडाउन है मेरे चैप्टर्स का, यानी मेरा जो पूरा मैथ्स आपके साथ लेके चलूंगा उसका पूरा ब्रेकडाउन मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये जो मैंने कैलकुलेशन की है आपके सामने बोर्ड पर, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट आपको नहीं पता होता कि हम क्या करें, सर पता नहीं क्यों 4 करवा रहे पहले, सर 1 क्यों नहीं करवा रहे पहले, या 4 में क्या ऐसी बात है। तो मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर रख दी है। ये 4, 5, 6 देख लें, 2, 3 देख लें, या 7, 8 देख लें, सबसे जो हैवी
मार्क्स हैं और जो सबसे ज्यादा वेटेज है चैप्टर्स की वो है 4, 5, 6। और इसका डबल फायदा ये है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इसका स्टार्ट करता हूँ 4, 5, 6 और सबसे लेंथी ये 3 चैप्टर्स है। ये सब शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं, हो जाएंगे आराम से, इजी है। लेकिन सबसे लेंथी चैप्टर्स ये है, इसमें हमारा टाइम भी काफी लगता है, तकरीबन बच्चों को इसमें 3 to 4 months लग जाता है और बच्चा यही सीख रहा होता है, क्योंकि नई चीज है और सीखने सीखने बच्चों को टाइम लगता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो इसमें आप एकदम चैंपियन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, आप चाहे कॉपी कर लें, ठीक है, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें कि ये हमारा वेटेज है, किसी को बता भी सकें आप, ये हमारा वेटेज इस तरह से होता है। ठीक है, और अब हम जाएंगे आगे की तरफ। अब मैं बाकायदगी से आपको जो है बताऊंगा कि चैप्टर 4 क्या है और उसमें क्या किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई भी सवाल हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, या चैट बॉक्स में भी हमें बता सकता है कि सर ये सवाल है मेरा, और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई सवाल नहीं है और आपको वेटेज पता चल चुका है, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है और किसका वेटेज कम है। तो हम उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। ठीक है, मैं रख कर रहा हूं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या बुक सबके पास है आप लोगों के? वैसा बच्चा है जिसका बुक नहीं है? जी, बुक्स होंगी तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा चैप्टर करते हुए, चूंकि बुक सामने हो तो काफी चीजें बच्चों को समझ में आ जाती हैं। अगर बुक नहीं होगी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल आज के लेक्चर में तो मैं बुक की तरफ जाऊंगा नहीं। ठीक है, जब तक आपको मैं थोड़ी सी बेसिक्स ना बता दूं, मैं बुक की तरफ नहीं जाता। हमारी आदत नहीं है इस तरह से कि डायरेक्ट बुक खोलूं और मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूं। ये तरीका नहीं है पढ़ाने का। पढ़ाने का तरीका है कि पहले आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्यों है, क्या है, वो सब चीजें पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपको बुक की तरफ मैं लेके आऊंगा। लेकिन होपफुली कि आप बुक्स जल्द से जल्द अरेंज कर लें, और जब भी मैथ्स का लेक्चर नेक्स्ट होगा तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 4 का नाम जो है बुक के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी है, मैं ऐसे कहता हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन नाम है चैप्टर का, बुक के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, वो सेम है, दोनों दोनों का मकसद एक ही है। डेरिवेटिव्स भी कहते हैं इसको, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और आपका डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं, जो भी आप कह लें, बुक में नाम लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। बुक में लिखा हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और डेरिवेटिव्स भी कहते हैं इसको, डेरिवेटिव्स। ठीक है, आप इस चैप्टर का नाम पहली दफा सुन रहे होंगे। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से मुझसे लगे हैं वो तो सुन चुके होंगे, क्योंकि उनके इसमें ख्याल से कॉलेज में ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे जो कि इंतजार कर रहे हैं अपने कॉलेज खुलने का, उनके लिए बिल्कुल ये नया वर्ड है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स। ठीक है, उनके लिए नया वर्ड है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले, मतलब मैं डायरेक्ट चैप्टर में नहीं जाऊंगा, मैंने कहा मैं पहले आपको पूरी पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा, क्या चीज होती है डिफरेंशिएशन और क्यों, किसका लिया जाता है डिफरेंशिएशन, वो सब चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। और मैं आप में से किसी से पूछूंगा वाली बात, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, व्हाट इज माय क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सवाल है मेरा। तो आप में से कोई भी जो वॉलंटियरली बता सके कि सर मैं बताऊंगा कि जो है वो ये होता है, वो एंड्रेस कर ले, या मैं खुद किसी से पूछ लूं।
जी शान जी, आप बताना चाह रही हैं? सर इक्वल्स टू साइन, किसके लिए? यानी जो इक्वेशन होती है उसके अंदर इक्वल्स टू की साइन होती है और जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर इक्वल्स टू की साइन नहीं होती। ठीक है, वेरी गुड। इन्होंने बहुत बेसिक डिफरेंस बताया है, ठीक है, और बेसिकली हर बच्चे को पता होना चाहिए कि इक्वेशन के अंदर, क्योंकि इक्वेशन इज इक्वेटिंग समथिंग, तो इक्वेशन के अंदर सर इक्वल टू का साइन आता है, इज इक्वल टू का, और एक्सप्रेशन में नहीं आता। बेसिक फर्क तो यही है। अगर आप सब बच्चे छोटी क्लास से पढ़ते हुए तो आपको पता होगा कि सर इक्वेशन एक्सप्रेशन में बेसिक फर्क ये होता है कि इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं, और इक्वेशन में expression is a sentence, it is not equal to a certain value or certain variable, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एग्जांपल के साथ बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं ताल्लुक इससे किसी से नहीं, मैं डिफरेंशिएशन में जा ही नहीं रहा, मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं, और जब बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, उनका एक एक पार्ट समझ में आपको आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हम डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे और वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट जंप कर जाना इट्स नॉट अ गुड थिंग, और इसलिए वो बच्चा जिसकी बेसिस थोड़ी सी वीक है उसको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिस स्टार्ट करूंगा, और एकदम आपकी बेसिस को ऐसा बना के चलना है कि जब भी आप चैप्टर 4, 5, 6 से कोई भी सवाल आए और आपसे करें तो आप उसमें हर सवाल का जवाब बखूबी दे सकें, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे उन्होंने बताया, शानजे ने बताया कि भाई ये 3xy प्लस 5x प्लस 7 और 3xy प्लस 5x प्लस 7, ये दोनों अभी सेम है, लेकिन अगर मैं इज इक्वल टू के बाद 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, या मैं इज इक्वल टू के बाद 0 भी लगा दूं, तो अब दोनों में फर्क है। देखें, अब दोनों में फर्क है। वो ये बता देती है शान से कि सर इज इक्वल टू का निशान इंडिकेट करता है हमें, क्या इंडिकेट करता है कि दैट इज एन इक्वेशन, बिकॉज some variables coefficient and terms are get together are adding or sum up giving the answer equal to 0, ठीक है। ये हमें नहीं बता रहा कि 0 के इक्वल है, कह रहे कुछ भी हो सकता है, it might be the sum of these three terms might be 4, might be 6, might be anything depending on the value of x, but ये हमें बता रहा है कि x की वैल्यू बहुत सारी नहीं है, x की वैल्यू कुछ है, वो कुछ क्या है, जो भी है उसका आंसर जब मिला के आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये एक ओपन सेंटेंस है, इसे कहते हैं कि ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन, इट मींस इसमें आप 1 डालेंगे तो वैल्यू कुछ आ जाएगी, 2 डालेंगे तो वैल्यू कुछ आ जाएगी, सब की सब एक्सेप्टेबल होंगी, क्योंकि एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन एक सेंटेंस होता है, ओपन सेंटेंस, लेकिन ये ओपन सेंटेंस नहीं है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में तमाम वैल्यूज नहीं डाली जाती हैं, वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं, जो उसे इक्वल टू के इक्वल आ रही होती है, मतलब इक्वल टू 0 के इक्वल आ रही होती हैं, वो वैल्यूज इसमें लगेंगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे ये बेटा इसको सॉल्व करके बता दें मुझे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, इसमें ए बी सी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, दो आंसर्स आएंगे, आप कहेंगे सर ये इसके एक्स के दो आंसर्स हैं, तो फिर आप कहेंगे सर इसमें नहीं आ सकते, आ सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स के दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसको आप इक्वल टू के इक्वल नहीं कह सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। हाँ, इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हो, और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो। तो बेसिक फर्क जो नजर आया और जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया था कि सर इक्वेशन के अंदर आपके पास इक्वल टू का निशान होता है और साइन होता है, सॉरी, और एक्सप्रेशन के अंदर एक ओपन सेंटेंस होता है एक्सप्रेशन, जिसके अंदर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ बात समझ में आ रही बच्चों को और क्लियरिटी हो गई। कोई बच्चा जिसको कोई सवाल हो कि सर ये आपकी इक्वेशन एक्सप्रेशन है ना, ये वाली बात समझ में नहीं आई है, तो काइंडली वो हैंड भी रेज कर सकता है, वो चैट बॉक्स में फटाफट चैट बॉक्स के जरिए हमें बता भी सकता है कि सर ये इशू आ रहा है। चैट बॉक्स में ठीक है, गुड। बच्चे कह रहे हैं बुक नहीं है, बुक बेटा अगर नहीं है आपके पास तो आप जो है वो अरेंज एज सुन एज पॉसिबल कर लें, ठीक है। और या अगर ऑनलाइन मिलती है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, अगर आपको मिलती है नेट पे, मेरे ख्याल से शायद नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सर्च आउट करने पे आपको मिलती है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे उर्दू बाजार में ओपनली मिल रही है, आप चाहे तो वहां से परचेज कर लें, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। रजा जॉन कह रहे हैं कि सर जो बताया उसे वापसी गाइड कर दें, ठीक है। जल्दी से सुन लीजिएगा, मैंने से बताया इक्वेशन और एक्सप्रेशन का फर्क बताया, और उसमें हम ये गाइड कर रहे थे बच्चों को कि
जैसे शांति ने बताया कि सर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा, एक्सप्रेशन में नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बताया था उन्होंने, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, एक्सप्रेशन में नहीं होता, क्योंकि एक्सप्रेशन इज ऑलवेज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन वेलकम्स ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये तमाम एक्स की वैल्यूज को वेलकम करते हैं कि कुछ भी डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, सब में कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, चूंकि किसी के इक्वल नहीं है। लेकिन जब किसी इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में आप वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज नहीं डालते हैं, उसमें आप सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जिसपे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है। तो होपफुली आप ठीक है, क्लियर हो गया आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन पर। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलने की कोशिश करूंगा। देखिए एक्सप्रेशन भी पढ़ लिया आपने और इक्वेशन भी पढ़ लिया। अब मैंने आपको टर्म एक चीज पढ़ानी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्म किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म? ये पहली चीज पढ़ानी है आपको मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म। तो टर्म मैं ही बताता हूं जल्दी से कि बेटा किसी भी इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन में अगर किसी नंबर्स को, वेरिएबल्स को प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट किया गया है तो बेसिकली वो आपस में टर्म्स है। जैसे कि मैं पूछूं इसमें बेटा कितनी टर्म्स है, तो आप कहेंगे सर 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 3 टर्म्स है। मैं पूछूं इसमें कितनी टर्म्स है, आप कहेंगे सर 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 3 टर्म्स है। कंडीशन क्या है टर्म्स की? टर्म्स वो चीज होती है जो आपकी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट हुई होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूंगा ये बताएं 3x² y z³ ये कितनी टर्म्स है, तो अक्सर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये 3 टर्म्स है, x, y और z। दैट इज नॉट ट्रू और दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। दैट इज ओनली अ 1 टर्म, इसे आप 1 टर्म कहेंगे क्योंकि इसमें x, y, z आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब x, y, z आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब है कि वेरिएबल सेपरेट आउट नहीं है। जबकि इसमें आप देखें, चलो ये कर लेता हूं, अगर मैं करूं 3x² प्लस y प्लस z³, तो आप ये देखें कि ये जो है इधर अगर आप फोकस करें तो ये 3 टर्म्स हैं, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, चूंकि दे आर separated by a sign of plus or minus. But if the variables are not separated by plus or minus sign, it means they are not called different terms. It is a single term. Hopefully आपको बात समझ में आ गई होगी। टर्म्स किसे कहते हैं? डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं, एक टर्म भी है, 2 टर्म भी है, 3 टर्म भी है और मेनी टर्म्स भी हो सकती हैं। लेकिन टर्म्स का बेसिक जो पहचानने का तरीका ये होता है कि टर्म्स आर सेपरेटेड इन अ एक्सप्रेशन और इक्वेशन, चाहे वो एक्सप्रेशन हो चाहे वो इक्वेशन हो, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय अ साइन ऑफ प्लस और माइनस या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से उसे जुदा किया जाता है, इसलिए वो दो टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, कोई सवाल तो आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली 1 टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्मों से कहते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्मों से कहते हैं ट्राइनोमियल, जैसे कि ये ट्राइनोमियल है, और जिसमें 4 और 4 से ज्यादा टर्म्स हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि भाई टर्म समझ में समझा दिया मैंने आपको, अगर मैं आपसे कहूं भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब मेनी, और नॉमियल का मतलब आप समझ लें टर्म्स, मेनी टर्म्स का मतलब है 4 और मोर देन 4। If there are 3 terms, you can say that trinomial. Trinomial means tri means 3, nominals mean terms, 3 terms. यानी an expression, or if a expression or an equation contains 4 or more than 4 terms, then it is said to be a polynomial. ठीक है, अक्सर हमारी बुक में इसको भी polynomial कहा जाता है। वो कहते कोई इश्यू नहीं है, अक्सर बुक्स के अंदर ना, जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, 9 मैट्रिक की बुक्स में भी आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मैट्रिक में मैथ्स पढ़ा आपने, फर्स्ट और सेकंड में मैथ्स पढ़ा आपने, बाजू का बुक वाला
3 टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल कहा जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, पॉलिनोमियल इज अ जनरल टर्म, polynomial is a general term. What does this mean? Polynomial is an expression or an equation having 4 or more than 4 terms, ठीक है, or you can say that 3 or more than 3 terms, ठीक है, जब भी टर्म्स बढ़ जाती है तो polynomial बन जाता है, ठीक है, याद बात क्लियर है, हमने टर्म पढ़ लिया, हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये मैं बहुत ज्यादा बेसिक पे जाके बता रहा हूँ, ठीक है, यानी आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से टाइम कितना रहेगा हमारे पास, हाँ, आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन तक पहुंच भी नहीं पाएगा, आज सिर्फ आपकी बेसिक्स बनाई जा रही है कि टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, पावर क्या है, ये सब बताऊंगा आज आपको, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं, यहाँ पर सारी की सारी चीजें बता रहा हूं आपको, कल जब नेक्स्ट क्लास में हमारी मैथ्स की जब मैं ये डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो मैं इन जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, तो वो बच्चा जिससे बेसिक्स क्लास दी हुई है वो बहुत अच्छे से गेट कर पाएगा, लेकिन वो जिसे पता ही नहीं कि टर्म क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वो ये सब चीजें नहीं समझ पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए एक टर्म पे फोकस करते हैं, और लिखिएगा, मैं कर रहा हूं एक टर्म पे फोकस, टर्म है 3x स्क्वायर, क्या टर्म है 3x स्क्वायर, तो एक टर्म के कितने पार्ट होते हैं यहां आपको मैं ये बताऊंगा, एक टर्म के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। अब तक तो हमने ऐसे ही पढ़ा कि 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर ही होगा, 4x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर होगा, 5x क्यूब है तो 5x क्यूब होगा, लेकिन आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि भाई एक टर्म के भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, ये एक टर्म है, देखिए 3x स्क्वायर एक टर्म थी, 5x एक टर्म थी, 7 एक टर्म है, एक कोई भी एक टर्म उठाया आप, इस टर्म को अगर आप देखें गौर से तो इस टर्म के 3 हिस्से हैं, वो 3 हिस्से कौन से हैं, वो 3 हिस्से आपके पास कौन से हैं, सबसे पहला हिस्सा आपका, इसे कहते हैं वेरिएबल, इसे कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज का मतलब है x में आप 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, इट मे चेंज, इट मे वेरी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट, और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है वो कहलाता है पावर, इसे कहते हैं पावर, और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, सिर्फ पावर भी कहते हैं, मर्जी आपकी, आप जो भी समझ जाए, पावर में इजी अच्छा और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, तो पावर से स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। 3 चीजें किसी भी टर्म में, कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड पावर, बात तो समझना है आपने जल्दी से, ठीक है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड पावर, मैं यहाँ सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा और घर पे आप इसको एक दफा देखेंगे। कोएफिशिएंट पता होना चाहिए आपको, आपको वेरिएबल पता होना चाहिए, आपको पावर पता होना चाहिए, मैं क्यों अलग से लिख रहा हूं, ताकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आती हो और आप जब डिफरेंशिएशन करने बैठे तो आपको सब चीजें पता हो, ठीक है। तो यहां पर देखें, एक एक्सप्रेशन तो होती है बहुत सारी जिसमें टर्म्स होती हैं, चाहे वो एक्सप्रेशन हो चाहे वो इक्वेशन हो, दोनों में टर्म्स एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है, लेकिन एक टर्म को अगर मैं फोकस करूं तो एक टर्म के 3 हिस्से होते हैं, वेरिएबल कहते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज किया होगा, ए बी सी हो सकता है, पी क्यू आर एल एम एन हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, जो भी होगा वो वेरिएबल आपके सामने इस फॉर्म में होगा। वेरिएबल की जो के ऊपर जो एक्सपोनेंट होगा वो पावर कहलाता है, यानी जो भी पावर होगी उसके ऊपर वो पावर होगी, और जो इसके साथ है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा, जैसे इस वक्त मेरे पास 3 कोएफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं, ये लिखा हुआ है 5x, तो आप में से मुझे कौन बताएगा, आप चैट बॉक्स में फौरन से आप क्लिक कीजिएगा जिससे मैं पूछूंगा, बल्कि जिसको आता है वो बता दे, मुझे बताएं 5x एक टर्म है, 5x में कोएफिशिएंट क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें और भेजिए फटाफट, 5x में कोएफिशिएंट क्या है, वेरी गुड, एक जवाब आ चुका हमारे पास,
ठीक है, शांति ने बताया और दयाल भी कह रहे हैं कि सर 5x में जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 5 है। वेरी गुड। वेरिएबल कौन होगा हमारे पास? वेरिएबल हमारे पास x होगा। अच्छा, अब मुझे बताएं पावर क्या होगी इसमें। कोफिशिएंट और वेरिएबल तो बहुत आसान था कि सर ये हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। मुझे बताएं पावर क्या होगी। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं पावर के। पावर हमारे पास 1 होगी और 1 पावर कभी भी शो नहीं की जाती। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको बात पता है कि यहाँ पर जो पावर है वो 1 है और 1 को कभी भी शो नहीं करते। जब x या y सिंगल लिखा होगा तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट वेरिएबल कंटेन्स पावर 1। ठीक है, x के ऊपर पावर कितनी है? 1 है। y के ऊपर पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं होती वेरिएबल पे तो इट इज डेफिनेटली अंडरस्टूड कि इसके ऊपर पावर हमारे पास 1 है। लिहाजा आप लोगों ने जो चैट बॉक्स में जवाब दिए उसमें भी आपने यही बताया कि सर इधर x है और x की पावर यहाँ पर 1 होगी। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी टर्म में आप रिकॉग्नाइज करना समझ गए कि सर रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा। और ये टर्म जो है इसमें कोफिशिएंट 5 है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें कोफिशिएंट 3 है और वेरिएबल x है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट करते हैं और इस पर देखता हूं मैं आप लोग के आप क्या जवाब देंगे मुझे। ठीक है, लास्ट टाइम मेरे पास 7। अब आप बताएं इस 7 में कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और पावर क्या है। सबसे पहले मेरा सवाल है कि इसमें कोफिशिएंट क्या होगा। सही है, चैट बॉक्स में जवाब दें। इस 7 के अंदर देखो, पहले मैंने इस टर्म को फोकस किया, मैंने तीनों चीजें बताई हैं आपको। फिर मैंने इस टर्म को फोकस किया, फिर हमने तीनों चीजें डिस्कस की हैं। अब मैं आखिरी टर्म जो कि 7 थी मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं और 7 में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताएं व्हाट इज द कोफिशिएंट इन द लास्ट टर्म। इसमें कोफिशिएंट क्या है, फिर मैं पूछूंगा इसमें वेरिएबल क्या है, एंड देन पूछूंगा पावर क्या है। आइए, व्हाट इज द कोफिशिएंट। ठीक है, एक जवाब आया हमारे पास, और कोई बच्चा है जो बता सके? ठीक है, चले, जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया उन्होंने। टाइम कम है तो मैं खुद ही बताता हूं आपको। देखें, टर्म तो बहुत सारी थी हमारे पास और मैंने बताया टर्म के 3 हिस्से होते हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर। लेकिन एक बात मैंने नहीं बताई थी जो कि यहाँ कवर हुई और बच्ची ने, शांति ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया कि सर ये जो टर्म है ना 7, ये एक कांस्टेंट टर्म है। और जो जुमला कहा है ना आपने कांस्टेंट टर्म, ये आपको बताएगा आगे के डिफरेंशिएशन में कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो आप अभी से समझ चुकी हैं कि सर ये कांस्टेंट है, इट्स नॉट अ कोफिशिएंट। ठीक है, और आप ये कहते हैं कि सर इट्स नॉट अ कोफिशिएंट, इज अ कांस्टेंट टर्म, देन वेरी गुड। कि कभी भी कोफिशिएंट विदाउट वेरिएबल नहीं होता। समझना क्या बात है हमने? कभी भी कोई कोफिशिएंट विदाउट वेरिएबल नहीं होता। कोफिशिएंट विद वेरिएबल, कोफिशिएंट विद वेरिएबल, इसका मतलब है कोफिशिएंट और वेरिएबल का रिश्ता ही ऐसा है कि उन दोनों को साथ होना पड़ता है। If a number does not contain, or if a term does not contain a variable in it, it means it does not contain a coefficient as well. ठीक है, तो हमारे पास जो 7 बचा है उसके साथ वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब है ये ओवरऑल ना इसमें पावर होगी, ना इसमें वेरिएबल होगा, ना इसमें कोफिशिएंट होगा। इसे हम कहते हैं, लिखिए अपने पास, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। टर्म जरूर होगी। अरे बच्चा कहे सर आपने तो कहा था कि टर्म के 3 हिस्से होते हैं, तो इधर तो 3 हिस्से नहीं है बेटा। टर्म के कहते किसको, मेरी डेफिनेशन वापस रिवाइज करें। टर्म कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन में अगर आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साइन से जिन चीजों को अलग कर रहे हैं वो टर्म्स कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3, इसका मतलब ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। टर्म के 3 हिस्से होते हैं, बिल्कुल सही फरमाया, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड पावर। लेकिन ऐसी टर्म, रिपीट करो जुमला, गौर करें इस बात पर, ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, या यूं कहें, अच्छा बच्चा समझ गया चीज को, या यूं कहें कि सर इधर तो ये लिखा हुआ था, x तो लिखा हुआ था, हमें इधर ही नहीं हुआ था, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1, x की पावर 2, x की पावर 1, और लास्ट में अगर आप, अच्छा बच्चा उसको नजर भी आ रहा होगा कि सर 7 के साथ में x की पावर 0 लिखी हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही है। तो x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो x की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 यहां लिखूंगा ही मैं। इसीलिए कभी भी कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल
नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो जब भी आप किसी एक्सप्रेशन में या जब भी आप किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि टर्म नहीं है, ये डेफिनेटली टर्म है, बट दिस टर्म डज नॉट हैव अ वेरिएबल इन इट, और ऑल दोस टर्म व्हिच डज नॉट कंटेन वेरिएबल इन इट आर नोन एज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे जो मैं कहूंगा और उसकी क्लास को हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह, कि देखिए ये तीन वैल्यूज मैंने बताई थी आपको, बहुत लिखेंगे, मैंने आपको तीन वैल्यूज बताई हैं, इसमें किसको इक्वेशन मान लेते हैं, एक्सप्रेशन मान लेते हैं। ये तीन वैल्यूज है, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे आप यहां पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे x की वैल्यू 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे x की वैल्यू रख सकते हो आप नहीं रख सकते यहां पे x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि दिस टर्म does not depend on the variable. Why? Because it is a constant term. आप x की वैल्यू 1 रखोगे ये 3 बन जाएगा, आप x की वैल्यू 1 रखोगे ये 5 बन जाएगा, बट अगर आप यहां पे x की वैल्यू 1 रखोगे ये फिर भी 7 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी x की वैल्यू को बदलने से नहीं बदलती। इसका मतलब ये हुआ, ये जुमला जो कहने जा रहा हूं उसको याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ x चेंजेस, अगर x की वैल्यू चेंज होगी कांस्टेंट टर्म में कितना चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज इन अ कांस्टेंट टर्म। इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ x इन एन इक्वेशन और एन एक्सप्रेशन, अगर हम किसी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में x की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स में चेंज आएगा, सब टर्म्स में चेंज आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसमें चेंज 0 आएगा। लेकिन यानी वो जो है वो वही रहेगी, अगर 7 है तो 7 ही रहेगी। आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक डाल दें, लेकिन जो 7 है वो 7 ही रहेगा। इसका मतलब 7 डज नॉट चेंज। जुमला क्या बना? Constant term never be changed if we change the values of x। ये जुमला इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई सवाल है? मैं तमाम चीजें जो टर्मिनोलॉजीज है मैंने आपको डीपली सिखा दी है, इक्वेशन एक्सप्रेशन का फर्क बता दिया मैंने आपको, और इन सबसे हमने टर्म्स भी सीख लिए हैं और टर्म्स के तमाम पार्ट भी हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ से किसी को सवाल है तो वो काइंडली पूछ ले, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो होपफुली आप इन तमाम लेक्चर्स को रिवाइज कर लेंगे एक दफा, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इंशाल्लाह रिवीजन के साथ और ज्यादा एंथुसियास्टिक होकर मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स इस वक्त बहुत मजे का है और 4, 5, 6 चैप्टर आपने सीख लिया तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, होपफुली आप घर पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।